नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ ताजिर ज़ियाउल हक सरैजी साहब मौजूद हैं जी। अब इनसे पूछते हैं जी, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड क्या चीज़ है? ये जो है तो पाकिस्तान और जो है तो अफ़गानिस्तान के दरमियान में बहुत सारी तजारत होती है, सेंट्रल एशिया तक। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे सरैजी साहब, आप हमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से आगाह करें कि ये क्या चीज़ है और इसमें टैक्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ या क्या क्या मतलब है चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? मलिक साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। देखें, मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत होती है वो 3 किस्म की तजारत होती है। एक तो है जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, एक मुकामी जो बंदे हैं कारोबार कर रहे हैं, एक उनकी वो जिस तरह कहते हैं वो जो मतलब लोकल जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो छोटा मोटा अपना सामान ले जाते हैं, वहाँ से आते हैं, जो कि शनवारी हो गए या अफरीदी हो गए या इस किस्म के जो लोग हैं वो फिर अपना वो उस तरीके से करते हैं। इसके अलावा अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड ये है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड 1965 का एक मुआहदा हुआ था, अच्छा, जेनेवा कन्वेंशन के तहत। उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है हर वो मुल्क जिसके पास समंदर नहीं होगा, अच्छा, या अपनी बंदरगाह नहीं होगी, लैंड लॉक, तो ये लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है कि हमसाया मुल्क जो होगा उसको ये सहूलत देगा, अच्छा, तजारत के लिए, मतलब उनकी इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो भी सामान है इसको राहदारी की सूरत वो उसे देगा। अच्छा। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, और भी काफ़ी मुल्क हैं। इंडिया जो है इसके साथ, चूँकि इंडिया में समुंदर है और इसका साथ जो नेपाल है वहाँ वो नहीं है, तो इंडिया ने भी वो सहूलत नेपाल को भी दी हुई है। इसी तरह हमने अफ़गानिस्तान में चूँकि समंदर है नहीं है, हमने उनको इजाज़त दी है। और ये जो मुआहदा था 65 का मुआहदा 45 साल तक बड़ा खुश असलूबी से चलता रहा। अच्छा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जैसा यहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो हालात फिर जब चेंज हुए थे तो वहाँ अमेरिकन आ गए थे और यहाँ पे भी तकरीबन उनकी अमल दखल था। जी। तो फिर एक प्रेशर में एक हिलरी क्लिंटन यहाँ पे आई हुई थी और हमारे गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम वो वज़ीर तजारत थे, और ज़ुल्म रसूल अफ़गानिस्तान से उनका नुमाइंदा एक आया था और एक मुआहदा बड़ा उजलत में इन्होंने किया। अच्छा। 2010 में वो इतना उजलत में हुआ कि इस तरह मालूम हो रहा था कि किसी ने इनके सर के ऊपर बंदूक रखी हुई है। अच्छा। और बगैर सोचे समझे वो मुआहदा, क्योंकि प्रेशर था अमेरिका का, वो अमेरिका ये चाह रहा था कि किसी तरीके ये जो हमारा इंडिया है इसको शामिल किया जाए। अच्छा। और इंडिया से जो माल हैं वो लैंड रूट के रास्ते अफ़गानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया और उससे आगे इसकी इंडिया की जो रसाई है वो यूरोप तक हो जाए। ये हम लोग चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हमारा अपने तफाज़ात थे। अब इतना अरसा हो गया है, 70-75 सालों में इंडिया ने सही तरीके से हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल। तो हम किस तरह चाहेंगे कि उनके ट्रक यहाँ से आएँ और जाएँ और लैंड रूट पे और हमारे कारखाने ख़त्म हो जाएंगे? ज़ाहिर है हमने अपना भी हमारा है, हम वो उससे सोचेंगे। तो इस वजह ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है ये इसी की एक कड़ी थी। और इसमें जो 2010 का जो मुआहदा हुआ है एक प्रेशर में हुआ था, जिसकी वजह से हमारी जो तजारत थी वो 70% चाबहार और बंदर अब्बास के रास्ते मुंतकिल हो गई। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 65 का जो मुआहदा था वो 45 साल तक बड़ी खुश असलूबी से चलता रहा। एक सिस्टम था कि माल हमारे आते थे कराची पोर्ट पे, वहाँ से वो माल जो कि कंटेनर में आते थे और डिस्टफ वहीं पे हो जाते थे। अच्छा। और फिर रेलवे बोगियों में वो माल लोड हो जाते थे, और जो कंटेनर होते खाली होते थे चूँकि शिपिंग कंपनी के होते थे। अच्छा। ना वो हमारे होते थे और ना जो हमारा ताजर है अफ़गानिस्तान का उसके होते थे। तो वो वहाँ पे जब ये दूसरा मुआहदा इन्होंने किया जो एक प्रेशर में हुआ, इसमें उन्होंने एक SRO था 1 to 1। अब 1 to 1 जो SRO है वो ये कहता है कि लूज़ कार्गो आप नहीं जा सकते। अच्छा। अब लूज़ कार्गो क्या है? लूज़ कार्गो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले कंटेनर से माल उतारते थे और रेलवे बोगियों में लोड करते थे, ये लूज़ हो गया, मतलब ये निकाल कर वहाँ पे लोड कर दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, आपने इसी तरह ही करना है कि बंद कंटेनर जब आएंगे इसी तरह आप लोड करेंगे। अच्छा। और ये भेजेंगे तोरखम के रास्ते, ये चमन के रास्ते जाएंगे बॉर्डर तक, और फिर वहाँ से ये जलालाबाद या आगे काबुल तक और अफ़गानिस्तान में बाकी जो सूबे हैं वहाँ तक माल जाएंगे। इससे ये हुआ कि ये तो हम पे लागू कर दिया उन्होंने, लेकिन चूंकि कंटेनर जिस वक्त वहाँ से निकलता है 10-15 दिन वहाँ पे लग जाते हैं, फिर रास्ते में लगते हैं, फिर यहाँ तोरखम बॉर्डर पे, फिर जलालाबाद में, फिर आगे काबुल में, फिर इस पे मासूल होती हैं। फिर एम्प्टी कंटेनर जिस वक्त आता है तो इनका एक खड़ मैदान है। अच्छा। वहाँ पे 1-1 महीना 1.5 महीने वो खाली कंटेनर खड़े हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से डिटेंशन चार्ज
जो कंटेनर जो शिपिंग कंपनी है, इन पे चूँकि इनके जो फ्री दिन होते हैं वो 10 से लेकर 15 दिन फ्री होते हैं, उसके बाद इनका मीटर शुरू हो जाता है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में। मतलब इससे अंदाज़ा लगाएं कि $10 से लेकर $160 पर डे ये उन पे डिटेंशन चार्ज शुरू हो जाते हैं, जिसे डैमेज कहते हैं। जी। तो ये हर कंटेनर पे 10-10, 12-12 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। तो अगवानी बेचारे कहते हैं कि यार हमें तो नुकसान हो रहा है। तो इसी वजह से जो मैंने पहले बताया कि 70% हमारी तजारत जो थी चाबहार और बंदर अब्बास के रास्ते मुंतकिल हुई। तो हम बार बार ये कह रहे थे, क्योंकि मेरा आपको पता है कि मेरे अखबारों में कॉलम भी बहुत ज़्यादा जी हम देखते रहते हैं, तो इसी हवाले से मैंने 5-6-7 कॉलम भी इसके ऊपर लिखे, सिर्फ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर, कि जो इनमें जो तब्दीली आती रही, तो वही हुआ कि अब ये ब्यूरोक्रेट और जो बाकी दीगर इदारे हैं वो उस चीज़ पे कायल हो गए हैं कि वाकई यार ये हमसे बड़ी गलती हुई है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इस 10 साल हो गए हैं इस मायदे को, तो इसमें तरमीम होनी चाहिए। 90% अफगान ट्रांजिट ट्रेड का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 10% रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाए। जैसे कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि गुज़श्ता 50 सालों से मेरा ये कारोबार है, मेरी तीसरी जनरेशन इस काम में आ गई है। मुझे पता है कि तुरखम बॉर्डर पे या गुलाम खान में या चमन बॉर्डर में मुझे क्या मुश्किलात हैं। ब्यूरोक्रेट तो बंद कमरों में बैठे हुए हैं, एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ से ऑर्डर कर देना, नोटिफिकेशन कर देना। अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुरखम बॉर्डर की शक्ल भी नहीं देखी, तो वो क्या करेंगे? जाहिर है ये मसाइल तो फिर इसी तरह रहती है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें स्टेक होल्डर जो हैं, इसमें क्लियरिंग एजेंट हैं, फॉरवर्ड एजेंट हैं, शिपिंग एजेंट हैं, इसके अलावा जो बाकी महकमे हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट है तो उनको शामिल करें और उनसे हर एक से पूछा जाए कि भाई आपके क्या तफज़ात है इसमें, फिर जाकर के एक पॉलिसी बनाएं और उसके मुताबिक इस काम को आगे लेकर चलें। तो ये हो गया ट्रांजिट का काम। तो अब चूँकि ट्रांजिट की जो पोजीशन है वो उस वक्त तक, एक तो देखें चूँकि मैं नुमाइंदगी करता हूँ पाकिस्तान रेलवे की भी, सिर्फ इस इकदाम से, हालांकि ये नया जो मुआहदा इन्होंने 2010 में किया था, रेलवे पर पाबंदी इन्होंने नहीं लगाई, लेकिन रेलवे को ये कहा गया कि आप लूज कार्गो नहीं ली जा सकते, मतलब बंद कंटेनर जाएंगे। अब रेलवे कहती है कि इनके पास हमारी डिमांड पर, पहले जो रेलवे बोगियाँ होती थी वो 22 टन की थी, फिर हमने किसी ज़माने में कहा कि यार बड़ी चाइना से बोगियाँ मंगाएं, तो चाइना से जो बोगियाँ आई हैं वो 66 टन की एक ZBC, उसको ZBC कहते थे, वो 66 टन की एक बोगी आई। अब करोड़ों रुपए हमने उस पर भी दिए, उस वैगनों के मंगाने पे, वो अब जंग आलूद वहाँ पे पड़ी है, क्योंकि लूज कार्गो तो आता नहीं है, इन्होंने पाबंदी लगा दी। अब मैं यही बात करूँगा कि पॉलिसी साज जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते कि यार हमने ये पॉलिसी ये बनाई है, ये आया, ये कारामद भी होंगी ही नहीं होंगी। अब देखें दूसरा ये सिस्टम जो किसी ज़माने में हम हाथ से तमाम चीज़ें कंप्लीट करते थे अपने मतलब के मैनुअल तरीके से, डॉक्यूमेंटेशन। फिर उन्होंने इसमें इन्होंने एक नया सिस्टम लेकर आ गए कि भाई आप आइंदा से जो आप तजारत करेंगे वो वन कस्टम के तहत करेंगे, या फिर वन कस्टम बीच में चल रहा, फिर प्राल लेकर आ गए, फिर वो भी बीच में चल रहा था, फिर उन्होंने वी बाग ले आई बीच में। अब वी बाग जो है हम उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन वी बाग इस वक्त तकरीबन दुनिया के 128 ममालिक के साथ मुंसलिक है। लेकिन ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। हम तो ये वी बाग क्या चीज़ है? वी बाग में आपको कहते हैं एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें आप अगर कोई GD फाइल करते हैं, मतलब अपने घर बैठ कर आप GD फाइल कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये वहाँ पे है, अब तुरखम बॉर्डर के ऊपर जहाँ 8-8 घंटे लाइट नहीं है, टेलीफोन सिस्टम वहाँ पे नहीं है, गुलाम खान पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, हुकूमत ने हमारे लिए जनरेटर भी लगाए हैं, लेकिन जो लोड बिजली उठा सकती है वो तो जनरेटर नहीं काम कर सकते। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो कारोबार में रुकावटें डालती हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारा कारोबार, अब ट्रक आए हैं, मेरे सर के ऊपर 200 ट्रक खड़ा है, वो बेचारे ड्राइवर चला रहे हैं कि भाई मुझे मेहरबानी करें, हाँ इस ट्रकों को तो जाने दें आप। अच्छा, फिर पेरिशेबल आइटम आती हैं, इस वक्त सीज़न है अंगूर का, ये वहाँ से आ रहे हैं, देखिए अब इसमें अंगूर है, गरमा है, अनार हैं, खुबानी है, सब्जी हैं ताज़ी। तो जब ये विभाग वहाँ पे जब बंद हो जाएगा तो ये वो तो यहीं पे ख़राब हो जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन सिस्टम को बिल्कुल हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन पहले हमें उसके लिए आप आसानियाँ दें। अब ये बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर खोल रहे हैं, अब 3-4 बॉर्डर भाई जो यहाँ पे खुले हैं, आप ये सोचते हैं उस पर दें। आप अब चित्राल की तरफ जा रहे हैं कि चित्राल में 2 बॉर्डर खुलने हैं, बिल्कुल खुलने चाहिए, हम मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन पहले जो बॉर्डर चल रहे हैं इन पे तो सहूलत दें ना। ये चीज़ है जिसकी वजह से कारोबार में रुकावटें आती हैं
और जिसकी वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी गमगीर हुई है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी हुकूमत और ख़ासकर अहकाम बाला इस तरफ मुतवज्जो अपनी इनको करें और तवज्जो दें इसी तरह। अच्छा ज़रीर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि इस हवाले से जो सिंपल तजावीज़ है ना, मतलब 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो ज़रा क्लियर करके बता दें। देखिए जी, सबसे क्या क्या मतलब स्टेप देखिए स्टेप ये लेने चाहिए। एक तो इसमें अब बॉर्डर के ऊपर किसी ज़माने में सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट होता था जो कि इस काम के लिए मुकर्रर था बाकायदा, और उसके साथ साथ PA खैबर पॉलिटिकल एजेंट खैबर था, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून था। मैं फिर वही बात करूँगा कि इन्होंने यकदम जुम्बश एक ही झटके से वो महकमा ख़त्म कर दिया। अच्छा। मैंने उस वक्त भी एक कॉलम में लिखा था कि भाई ज़रूर आप चेंज करें लेकिन मरलेवाल करें। अब देखें, अब PA खैबर का महकमा ख़त्म करके वहाँ पे इन्होंने डिप्टी कमिश्नर खैबर बिठा दिया। जो खासादार थे उनकी यूनिफॉर्म उतार दी, वहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म। अब पुलिस से आप क्या तवक्को करेंगे? पुलिस में आप वैसे भी लोग नाला हैं और वो क्या करेंगे वहाँ? वही बात हुई कि वो बड़ा गर्क हो गया तजारत का। पहले PA खैबर एक हमें परमिट देता था यहाँ से 4-4.5 हज़ार रुपये का। उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो जो ट्रक था पेशावर से लेकर तुरहम बॉर्डर तक, उसमें अगर कोई मिसहैप हो जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो PA खैबर उस चीज़ की गारंटी देता था कि मैं वो ऐसे 4-4.5 हज़ार रुपये आमदनी नहीं लेता था। अच्छा। एक दिन अब तो वो ख़त्म हो गया। अब जगह जगह पे उन्होंने बत्ते लगाए, जगह जगह में चेक पोस्टें हैं। अब एक ट्रक पे अंदाज़ा लगाएं कि 0 पॉइंट से लेकर पेशावर तक और यहाँ से लेकर 0 पॉइंट तक 27,300 रुपये फिर बुत्ताखोरी है। अब एक ट्रक पे 27,300 रुपये आप देंगे तो ताजर क्या करेगा? तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं इसके ऊपर गौर करेंगे। तो मैं कहूँगा कि भाई इनको एक तरफ तो हमारे वज़ीर आज़म से ऐलान कर रहे हैं कि जी हमने इस मुआशरे को ठीक करना है, और दूसरी जानब ये इस किस्म के इक़दाम हैं। और ताजर के लिए देखें, एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट में तो आप लोग सहूलतें दें ताकि फ़ॉरेन चेंज, हमें फ़ॉरेन चेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल। बाहर के ममालिक को आप देखेंगे तो वो तो जो बंदा एक्सपोर्ट करता है उससे खुसूसी तौर पे उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें हर किस्म की तावन उनके साथ किया जाता है। यहाँ पे तो चीज़ ना सब्सिडी आप दे रहे हैं, ना ड्यूटी ड्रॉबैक हमें मिल रहा है बर वक्त। तमाम चीज़ें जो हैं इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो हमारी तिजारत बढ़ेगी। और मैं यही चाहूँगा कि इसकी तरफ हमारी हुकूमत तवज्जो दे। और साथ साथ मैं ये बात करूँगा कि SRO 121 जिसकी मैंने बात की है उसको ख़त्म किया जाए और लूज़ कार्गो की इजाज़त दी जाए ताकि हमारी जो तजारत है अफ़गानिस्तान के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, आपने देखा जी कि ज़ियाउल हक सरैज़ी साहब ने हमें बताया कि किस तरह से अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड अमल करता है और किस तरह से ये वर्किंग करता है और कौन से अवामिल जो हैं वो उस पर रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इनकी सजेशंस मुझे उम्मीद है कि उन पर गौर किया जाएगा।